और सारी जुड़ी संगत को प्यार भरी नमस्ते। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग देने के लिए और उन्हीं का गुणगान करके ब्लेस होने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू करण अंकल। एंड संगत जी, मैं महाराज के साथ अपने जर्नी की शुरुआत की बात करती हूँ कि महाराज कैसे अपने पास बुलाते हैं। हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु महाराज हमें चुनते हैं और बहुत वडभागी हैं हम कि उन्होंने हमें चुना और अपनी शरण में बैठने का, उनके बारे में जानने का और जय गुरु जी कहने का ब्लेसिंग दिया है हमें। सो थैंक यू गुरु जी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे करोल बाग में। वी वर लाइक लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, सब इकट्ठे थे। और जब वहां से सब निकले तो कोई 5 महीने 6 महीने पहले, कोई 6 महीने बाद, इस तरह करके वी सोल्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड वी ऑल मूव टू गुड़गांव। सो मेरी को सिस्टर वहाँ पे है, तो उन्होंने, वो हमसे पहले आई थी। शी एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। वो बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह थी, है अभी भी। तो उन्होंने मुझसे, जब हम शिफ्ट हुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे गुरुजी के पास लेकर जाएंगी। तो उनको गुरुजी के पास उनकी मासी लेकर गई। जब वो गुड़गांव आई, वो हमसे 6 महीने पहले आ गई थी। तो मैंने उनको ना संगत जी हाँ कहा, ना ना कहा, क्योंकि आई रिस्पेक्टेड हर फीलिंग्स और उनका जो भी कनेक्शन महाराज के साथ उस टाइम मुझे समझ आया। लेकिन मैंने जाने के लिए हाँ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे फैमिली में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब राधा स्वामी नाम लिया हुआ है था मम्मा पापा ने। तो जब आप तो आई एक्सेप्टेड। वो एक अननोइंगली ये था कि वो फैमिली में गुरु हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी फैमिली में एक और रिफ्ट हो जाएगी कि तुम्हें अलग से गुरुजी क्यों चाहिए। सो आई डेंट वांट टू गो। लेकिन वो मेरी भूल थी संगत जी। अगर महाराज के बारे में आपसे कोई बात कर रहा है तो कोइंसिडेंस नहीं है। एज गुरुजी कहते हैं कि मेरी दुनिया में मेरी साथ जुड़ने से कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स ऑल महाराज प्लानिंग। ये उनका प्लान था कि मुझे उनकी शरण में उन्होंने चुना, और वडभागी हूं मैं कि मेरे महाराज ने इस काबिल समझा। तो एक दिन मैं उनको टालती रही, हाँ ना करती रही कि जाते हैं जाते हैं। तो एक दिन वो शाम को आई और मुझे बोली लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो वो हम ड्राइव पे जाने के लिए निकले। रास्ते में मैंने उनसे पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई कि घर आके लड़ाई होगी, शायद डांट पड़ेगी मुझे अंकल से। पर मैं, अब गाड़ी में थे, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो मैं गई। वहां जाके जैसे जैसे वो करती रही मैं वैसे वैसे करती रही। और हम सब जानते हैं कि हमारा, हम सब का पहला एक्सपीरियंस बड़े मंदिर का बहुत सिमिलर होता है कि इट्स अ सरप्राइज, कि वो बाकी मंदिरों जैसी ना भी शोर नहीं था। उस टाइम की बात कर रही हूँ 2012 की। तो कोई भीड़ भी इतनी नहीं थी, थोड़ी सी संगत होती थी। हॉल में आप जितनी देर चाहो बैठ सकते हो। सो वहां जाके बहुत शांति महसूस हुई कि धक्का मुक्की नहीं है कुछ, यहाँ माथा टेको वहां, ऐसा कुछ भी नहीं था जो नॉर्मल मंदिर में हम रिचुअल करते थे। तो वहां बैठकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कहूँ कि हाँ, मैं आई गॉट कनेक्टेड टू महाराज। आई फेल्ट द कनेक्शन, नो, आई फेल्ट एट पीस। जो अंदर की टर्मोइल होती है, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ चलता है, वो सब शांत हो गया। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस देयर। वहाँ चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, वापस आ गए हम। 2 मंडे के बाद से संगत जी मुझे ऐसे पुल होने लगी कि मेरे को वहां जाना है, क्योंकि जो मेरी सोल ने वहां पे काम महसूस किया, शांति महसूस की, वो मुझे कहीं और मिल नहीं रही थी। और वो मुझे बहुत अच्छी सुकून लगा। और महाराज जब चुनते हैं ना तो रास्ते वो खुद बना लेते हैं। मेरे को घर पे मम्मा ने, पापा ने, मेरे अंकल ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा हर सोल अपने अपने गुरु के लिए मार्क्ड होती है। अगर आपको यहाँ कनेक्शन फील हो रहा है तो आप जरूर जाओ। जो मैं डर रही थी वो भी महाराज ने बिल्कुल टेकन केयर ऑफ कर लिया। और मैं मंडे के मंडे
मंदिर जाने लगी। तब अंकल इतने नहीं जुड़े थे, तो मैं शाम के टाइम पे नहीं जाती थी कि शाम को वापस आने में देर होती है, तो मंडे को मॉर्निंग में चली जाती थी। बट महाराज जब जोड़ते हैं ना संगत जी, तो वो परिवार के धीरे धीरे सभी सदस्य, जो महाराज के बारे में जानता है, वो पॉसिबल ही नहीं है that he doesn't fall in love with Maharaj. Everybody who knows about him will ultimately fall in love with him. That is for sure. तो पूरा परिवार महाराज की कृपा से गुरु महाराज के चरणों में आया धीरे धीरे, और महाराज की कृपा, महाराज की प्रेजेंस को फील किया, अपने अंदर चेंज देखा, महाराज की दी पुरानी संगत से मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कमांडर अंकल को कोट करूंगी, जब गुरुजी के बारे में मैं सबसे पूछती थी संगत से, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई संगत जी मुझे, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। उन्होंने कहा, आंटी, हम सब अंधे हैं और एक हाथी है। आप किसी दूसरे से पूछोगे हाथी कैसा दिखता है, तो जिसके हाथ में हाथी की टांग है वो टांग के जैसे बोलेगा कि हाथी ऐसा है, जिसके हाथ में पूंछ है वो पूंछ के जैसे बोलेगा, जिसके हाथ में कान है वो कान के जैसे बोलेगा। ऐसा ही केस हमारा और महाराज का है। महाराज जिसे जैसा चाहते हैं, वो महाराज को उतना और वैसा ही जानता है। तो आप मुझसे इधर उधर किसी से मत पूछो कि महाराज क्या हैं और कैसे हैं। महाराज से पूछो कि वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है मैं सिर्फ टांग जानता हूँ, पूंछ जानता हूँ, और महाराज आपको पूरा दिखाना चाहते हो। तो आप क्यों अपनी जर्नी किसी और के थ्रू करना चाहते हो। संगत जी, वो बात इतनी मेरे मन में घर कर गई। और गुरु महाराज तो हमेशा कहते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन, किसी और से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठो, महाराज सब सुनते हैं और वो खुद ही रिवील कर देते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब था, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब बुद्धू बच्चे हैं, लिमिटेड बुद्धि है, शायद उनके दिए हुए मैसेज को भी हम ना समझ सकें, लेकिन थिर कर बैठेंगे तो वो महाराज खुद ही समझा देते हैं। इस इसी उसमें मैं 2 सत्संग अपने शेयर करूंगी कि कैसे महाराज से बात करने पर महाराज खुद ही सब सवालों के जवाब देते हैं और कितने प्यार से समझाते हैं। महाराज के लिए मैं चाय बनाती थी, सुबह, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। तो एक दिन सुबह के टाइम पे, और मेरे को सुबह उठना अच्छा लगता है, ये नहीं कि अमृत वेला महाराज ने बोला, लेकिन उस वक्त सारे घर में सब, बाकी सब सो रहे होते हैं, तो शांति होती है। तो मुझे लगता है कि फोन बजने का डर, डोरबेल का डर कुछ नहीं रहता। दैट इज अ ब्यूटिफुल टाइम जब आप 1 to 1 महाराज के साथ होते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो मैं सुबह किचन में महाराज के लिए चाय बना रही थी, और पता नहीं गुरुजी से जैसे हम सब बात करते रहते हैं हर वक्त, मैंने महाराज से कहा, महाराज, मैं रोज आपके लिए चाय बना देती हूँ, मुझे नहीं पता आपको चाय अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती तो प्लीज मुझसे आप वैसे बनवा लो ताकि आपको पसंद आ जाए। बात बात में बात हुई, और मैं इस बात को दोपहर तक, शाम तक भूल भी गई, क्योंकि हम दिन भर में कितनी ही बातें करते रहते हैं महाराज से। तब संगत जी, दोपहर के शाम के टाइम मुझे एक सत्संग का लिंक आया, जूम लिंक था, वो सिंगापुर के सत्संग का लिंक था। जब तक मैंने वो लिंक देखा और लॉगिन करने की कोशिश करी, मुझे पता था कि वो सत्संग खत्म होने वाला होगा, बट फिर भी मैंने लॉगिन किया। तो होस्ट अंकल, जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, उनको थैंक यू करके बाय कर रहे थे। और फिर संगत जी, उन अंकल ने कहा, तब तक मैं गोपाल अंकल को नहीं जानती थी, ये भी नहीं जानती थी कि उनकी क्या सेवा या महाराज से क्या कनेक्शन है, या वो पुरानी संगत है, नई संगत है, कुछ भी नहीं जानती थी, नाम भी नहीं जानती थी। उस दिन पहली बार उनका नाम जाना। उन संग होस्ट अंकल ने कहा, गोपाल अंकल, मैं देख रहा हूं कि आप कनेक्टेड हो, आप लॉग्ड इन हो, तो आप चाय का सत्संग शेयर करो। संगत जी, कभी ऐसा नहीं होता, आप सत्संग शेयर करने के लिए कहते हो, लेकिन उन अंकल ने स्पेसिफिकली उनसे चाय का सत्संग शेयर करने के लिए कहा। गोपाल अंकल ने उसी शाम पूरा सत्संग वही शेयर किया, कैसे उन्हें महाराज ने
खुद खड़े होकर चाय बनाना सिखाया और पूरी रेसिपी महाराज की चाय की उन्होंने उस पर शेयर करी। इतने खूबसूरत, इतने दयालु हैं महाराज। मैंने तो भोले भाव उनसे सिर्फ ये कहा, महाराज वैसी चाय बनवा लो जैसी आपको पसंद हो। उन्होंने शाम को पूरी रेसिपी दे दी उसी दिन। इससे जल्दी और कैसे सुनेंगे महाराज। बहुत शुक्राना है, वो इतने दयावान हैं, करुणानिधि हैं, भक्त वत्सल हैं कि वो हमारी सब बात बहुत प्यार से सुनते हैं। बस उनसे जुड़े रहने की जरूरत है, हमारी ही ट्यूनिंग आउट होती है। महाराज की ब्लेसिंग तो हमेशा रहती है। एक और सत्संग शेयर करती हूँ इसी तरह कि कैसे महाराज हर छोटी छोटी बात को सुनते हैं और जब अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं तो दिल उनकी प्यार और भक्ति से कैसे भर जाता है। मेरे को मन में बार बार भाव आ रहा था कि मैं शाम को मंदिर जाऊं और लंगर करूं। जैसे गुरुजी की आवाज दिमाग में गूंज रही थी कि मंदिर आ और लंगर खा। बट शाम को जाने के लिए मुझे अकेले जाने में थोड़ी हिचक होती थी क्योंकि तब तक अंकल नहीं जाते थे। तो मुझे होता था शाम को आने में डर, देर हो जाएगी, 10-11 बज जाएंगे तो अंकल से डांट पड़ेगी, तो मैं नहीं जाती थी। तो हमारे जहाँ जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहने के लिए शिफ्ट हुए, वहां पे नीचे वाले फ्लोर पे एक गुरु महाराज की पुरानी संगत रहती थी। तो मैं हमेशा उन्हीं अंकल आंटी के साथ ही गई, जब भी गई 1-2 बार। तो उस मेरे को बार बार यही मैसेज आ रहा था, दिमाग में थॉट आ रहा था कि मुझे मंदिर जाना है, लंगर खाना है। तो मैंने उन अंकल को फोन किया कि अंकल क्या आप आज शाम को मंदिर जाओगे। अंकल ने कहा, आंटी मैं तो दिल्ली आया हुआ हूँ, मैं यहीं से जाऊंगा, आप आंटी से बात कर लो, वो शायद जाएंगी। आई स्पोक टू आंटी। उन्होंने, उनकी मदर तब उस टाइम पे बीमार चल रही थी। उन्होंने कहा मेरी मदर को देखने के लिए डॉक्टर घर आने वाले हैं, अगर वो घर आएंगे तो मैं दिल्ली अपनी मदर को देखने जाऊंगी, अपने ब्रदर की कॉल की वेट कर रही हूँ, नहीं तो आप और मैं मंदिर जा सकते हैं, आप तैयार रहना, मैं आपको बता दूंगी। संगत जी, आई गॉट रेडी एट 5 o'clock। मेरा बेटा तब नोएडा जाता था सिम्बोइसिस कॉलेज, तो ड्राइवर और गाड़ी उसके साथ होती थी। वो 7:30 7:45 बजे तक वापस आता था क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे वो वहां से चलता था। मैं तैयार होकर बैठी हूँ, आंटी का फोन आया कि मेरे ब्रदर का कॉल नहीं आया है तो हम मंदिर चलते हैं। खुश कि चलो महाराज शुक्राना, आपने थॉट दिया और आज बुला भी लिया, थैंक यू। हम मुश्किल से 100-200 मीटर घर से निकले होंगे संगत जी, उन आंटी के ब्रदर का कॉल आ गया एंड उनको दिल्ली जाना था, तो वी टुक अ यू टर्न और घर वापस आ गए। अब मैं उदास थी, मैंने कहा महाराज मैं तैयार हुई थी, आप इतने टाइम से थॉट भी दे रहे हो, मैसेज भी भेज रहे थे कि मंदिर जाके लंगर खा लो, तो अब मेरा मन नहीं है ऊपर जाने का, पर अब मैं कैसे जाऊंगी अकेले और ड्राइवर गाड़ी भी नहीं है। संगत जी, जैसे ही बेसमेंट में गाड़ी एंटर करी, आई सॉ माई ड्राइवर इन द कार। तो मैं हैरान थी उसे देख के कि ये कैसे 5:45 बजे वापस आ गया। सो आई आस्क्ड हिम, तो उसने कहा भाई ने आज लास्ट की क्लास मिस करी तो हम जल्दी निकल आए कॉलेज से, हम जल्दी पहुंच गए। तो मैंने उससे बोला आज हम अकेले चलते हैं मंदिर, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज मेरा ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं था। मंदिर जाने के लिए तैयार हुई थी, विंटर्स का टाइम था संगत जी, प्री कोविड टाइम की बात है। तो मंदिर जा रही थी और महाराज से कहती कि थैंक यू गुरुजी, आपने बुला लिया मेरे को, आप यू मेड इट पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हो। अब मेरे को ठंड नहीं लगे, अब मैं पहली बार जा रही थी, क्योंकि जब उन अंकल आंटी के साथ जाओ तो एक ओल्ड संगत का डिफरेंट प्रोटोकॉल रहता है, तो आराम से सब हो जाता है। अब मैं लंबी लाइन में लगूंगी, जो भी होगा आप देख लेना कि मैं टाइम से घर आ जाऊं, अंकल से डांट नहीं पड़े। ये मैं गुरु महाराज से अरदास करते हुए जा रही थी ऑन इन द कार। संगत जी, वहां पहुंची तो इतनी भीड़ थी कि दरबार हॉल में महाराज को माथा टेक के बाहर निकल के जो बैठने की जगह मुझे मिली, वो बिल्कुल गेट के पास मिली। आगे का सारा मंदिर हॉल, रंगोली, पूरा प्रांगण मंदिर का संगत से फुल था। मैंने कहा चलो महाराज, आपकी मौज है, आपकी मर्जी है, आप देख लेना। वहां बैठी थी
और मन ही मन गुरुजी से बातें करी थी। गुरुजी इतने दिन के बाद आ रही थी, मुझे लगा मैं आपके पास बैठूँगी, आपका स्वरूप देख पाऊँगी, आपकी गद्दी के पास बैठना था और यहाँ तो मैं इतनी दूर बैठी हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं, आपका स्वरूप भी नज़र नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू। एंड संगत जी, उसी टाइम सेवादार अंकल आए, क्यू मैनेजर हटाया, हमारे वाला जो बैच उधर संगत बैठी थी उनको उठाया और दरबार के बाहर सीढ़ियों के ऊपर वाली जगह में बोला आप लोग यहाँ बैठ जाओ। और मैं आगे जाके सबसे आगे बैठना चाह रही थी, बिल्कुल दरवाजे के पास, सो दैट मुझे महाराज दिखे। और सेवादार अंकल ने वहां नहीं बैठने दिया, उन्होंने जो लाइन लगवाई थी उसमें 5th या 6th जगह पे मुझे बोला आप यहाँ बैठो आंटी। मैं बैठ गई और उदास हो गई। तो महाराज ने थॉट दिया कि कहते हो सरेंडर कर दिया, इतनी सी बात तो तुम मेरे सेवादार की मानते नहीं हो, तो कहाँ का सरेंडर, ये तो मानो। वो मेरे लिए सीख थी संगत जी, कि जो भी हुक्म सेवादार अंकल वहां आपको दे रहे हैं, आपको सर झुका के मानना है। महाराज के हुक्म में, महाराज के दरबार में है, तो उनके सेवादार की बात माननी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैं अगर इतनी सी बात नहीं मान सकती तो सरेंडर तो सिर्फ कहने भर की बात है, बहुत दूर है मुझसे। और वहां बैठी संगत जी तो वो भी महाराज की मर्जी, क्योंकि जहां मैं बैठना चाह रही थी उसके आगे जिन सेवादार अंकल की लाइन मैनेज करने की ड्यूटी थी वो वहां खड़े थे। अगर मैं वहां बैठती तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां उन महाराज की आज्ञा से सेवादार अंकल ने मुझे बिठाया, वहां से मुझे महाराज के स्वरूप के, गद्दी के इतने सुंदर और साफ दर्शन थे कि संगत के आने जाने के बावजूद भी कोई रुकावट नहीं थी। दिस इज हाउ काइंड गुरुजी इज। आप बात करो, आप बोलो और वो ना सुने, ऐसा होता ही नहीं है। बाकी सारी संगत से पहले हम आगे बैठ गए थे, इसीलिए लंगर हॉल में भी पहले चले गए और लंगर फटाफट करके मैं टाइम से 10:15 बजे पूरे घर वापस भी पहुंच गई संगत जी। दैट इज हाउ ब्यूटिफुल महाराज इज। जो हम पुरानी संगत से सुनते हैं ना, कि जब आप घर से महाराज को मिलने के लिए निकलते हो, आपको लेके जाना, दर्शन कराना और घर वापस पहुंचाना महाराज अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने आप पूरा करते हैं। उस दिन मैंने वो महसूस किया संगत जी। सो ब्यूटिफुल महाराज इज, कि उन्होंने जो मांगो वो देते हैं। जैसे आज अंकल ने शब्द भी चलाया था, सो वट एवर यू सीक ही विल गिव यू। लेकिन मांगना सोच समझ कर है। जो महाराज कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। इससे रिलेटेड अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था और महाराज ने कितने प्यार से सिखाया। कोविड के टाइम में शब्द सुन रही थी, हरबंस मोहन जी की एक शब्द है जिसमें साखी है कि एक सेठ अपने सर्वेंट के साथ गुरुद्वारे जाके भांडे मांजते थे। तो उनके सर्वेंट ने उनसे पूछा आप बर्तन क्यों मांजते हो? तो उन्होंने कहा इसलिए कि मेरे अंदर का भांडा साफ हो जाए ताकि मेरे गुरु मेरे अंदर समा सके। वो शब्द सुनते हुए संगत जी, मुझे लगा कि महाराज मंदिर जब खुलेगा ना, कोविड टाइम था तब संगत जी, कि जब मंदिर खुलेगा आप मुझे भी भांडे मांजने की सेवा लगा देना ताकि मेरे भी अंदर का भांडा साफ हो और मेरे अंदर भी महाराज आप ही आप समा जाना। ये मैंने अरदास करी वो शब्द सुनते हुए। और लगा ही नहीं कि मैं कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि मांग तो मैं रही थी, सेवा ही सही पर मांग तो रही थी, लेकिन मटीरियलिस्टिक नहीं था, इसलिए गिल्टी फील नहीं हुआ। मुझे लगा अच्छी बात है ये चीज मांगना। तो उस दिन शाम को संगत जी, मेरे घर की एक हाउस हेल्प गर्ल वो आकर मुझे बोली भाभी मुझे जुकाम और बुखार लग रहा है। मैंने फीवर चेक किया, उसको 99.5 था। दूसरे वाली का चेक किया, उसको 99.5 था। थर्ड हेल्प का चेक किया, उसको भी 99.5 था। तीनों को एक अलग कमरा है घर के पास ही, वहां भेजा कि आप लोग अलग हो जाओ। तब वो सेकेंड वेव का टाइम था संगत जी, और इतनी देर लग रही थी टेस्टिंग में कि 2-3 दिन लगते थे कोविड के टेस्ट का रिजल्ट आने में। उनके टेस्ट बुक कराया, उनको वहां भेजा और घर पे स्ट्रेस, क्योंकि मेरे अंकल तब उनको को
अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से रिस्क ज़्यादा था, मेरे फादर इन लॉ एजड हैं, उनके लिए रिस्क था। तो मैं बहुत वरिड थी कि हम सब एक्सपोज्ड हैं, अब पता नहीं क्या है, लाइक बहुत चिंता हो रही थी मुझे, पापा की, अपने अंकल की। सब फ्रेंड्स को पता चला कि मेरी सारी घर की तीनों हेल्प अलग हैं, तो मेरे पास नहीं है। तो किसी ने ब्रेकफास्ट भेजा, कोई लंच भेज रहा था, कोई डिनर भेज रहा था। एक दिन संगत जी शाम की चाय भी किसी ने बनाकर भेज दी कि मुझे वो ना करना पड़े। मैंने उन 3 दिन में सिर्फ भांडे मांजे। मैंने मांगा था कि मुझे भांडे मांजने हैं। और जब जब भांडे मांजे, हंसते हुए महाराज को हाथ जोड़ के माफी मांगती रही कि महाराज, मैंने सेवा भांडे मांजने की मांगी थी, पर इतनी टेंशन में तो नहीं मांजने थे मुझे कि पता नहीं किसे कोविड है हमारे घर में, किसे नहीं है। इतनी टेंशन में नहीं मांगनी थी। तो महाराज ने उस दिन ये समझाया कि सेवा भी नहीं मांगनी, वो भी अगर महाराज देना चाहेंगे तो देंगे। वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अगर वो आपको कोई सेवा का जरिया बना रहे हैं तो वो भी उनकी ब्लेसिंग है संगत जी। उसके लिए भी सर नवाकर महाराज का शुक्राना है। वो उस दिन मैंने सीखा कि सेवा भी नहीं मांगनी। 3 दिन बाद उन तीनों बच्चों का रिजल्ट आया कोविड के टेस्ट का, तीनों नेगेटिव थे। दे केम बैक होम। महाराज की दया से हम सब प्रोटेक्टेड रहे, सब हेल्दी रहे। लेकिन मेरे लिए मेरे महाराज ने लेसन सिखाया, कुछ नहीं मांगना तो कुछ नहीं मांगना, सेवा भी नहीं। अरदास, महाराज अपनी भक्ति देना, अब ऐसा प्यार देना कि जो सिर्फ आपकी भक्ति में डूबा हुआ हो, और भक्ति ऐसी देना जो आपके प्यार के रंग में डूबी हुई हो। और कुछ नहीं महाराज, जो आपको भाए वो करना, और तेरा भाना मीठा लगे हमेशा, मन की वो अवस्था देना। बहुत आसान है संगत जी कहना। जब बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, हम सब ऊपर नीचे होते हैं, महाराज का लड़ फड़ते हैं, उनके आगे बैठते हैं और अरदास करते हैं। मैं आज भी करती हूँ। अपने पिता से, अपनी माँ से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और जो देने वाला है उसी से तो मांगेंगे, लेकिन कंडीशन नहीं कि ये कर दो और वो कर दो। ये मैंने सीखा और सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि मांगती तो मैं आज भी हूँ। चाहे भक्ति ही मांगू उनसे, मांग तो मैं रही हूँ। वो महाराज बड़े दयावान, शुक्र है उनका। हर पल, हर घड़ी, हर सांस शुक्राना है। महाराज मन मांगो नहीं मन्नो कहते हैं। और एक महाराज का सिग्नेचर है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। आई विल शेयर अ सत्संग related to this, blessings always। महाराज अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो क्षण भर के लिए नहीं है, उसकी कोई मियाद, कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो हमेशा हमेशा सदा के लिए है। ये बात बिल्कुल सच और पक्की, पत्थर की लकीर जैसी है संगत जी। 2020 में मेरी डॉटर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। महाराज की दया से बहुत टेस्टिंग टाइम था, लेकिन महाराज ने पार कराया। उसका कीमो का ट्रीटमेंट जैसे खत्म हुआ संगत जी, आई डेवलप्ड अ वेरी बैड पेन इन माय चेस्ट। वो इतनी दर्द थी लेफ्ट साइड पे मुझे कि अगर मेरा अपना हाथ लगता था, कपड़े भी उस एक पर्टिकुलर स्पॉट पे टच करते थे तो मुझे दर्द होती थी। हर चीज उस साइड पे मैं लेट नहीं सकती थी, आई कुड नॉट, इतनी ज्यादा पेन थी। मैंने एक दिन ऐसे नहाते नहाते महाराज से ये नहीं कहा कि ये ठीक कर दो या क्यों हो गया, ऐसे ही उसको हाथ टच हुआ मेरा तो दर्द हुई। तो मैंने महाराज से एग्जैक्ट वर्ड्स में कहा, महाराज अब पता नहीं ये क्या स्यापा है, कि आई डोंट नो व्हाट दिस इज, अब ये क्या हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं कहा संगत जी। दैट वाज द थॉट, वो जो आई और गई, क्योंकि दर्द हुई।
और जब तक आपको दर्द होती है आप उसके साथ अवेयर होते हो, आप उसको नोट करते हो, लेकिन जब दर्द 2-3 दिन खत्म हो जाती है आपको याद नहीं रहता कि दर्द खत्म हो गई या मुझे दर्द थी। मैंने घर में ये बात किसी से शेयर नहीं करी क्योंकि एक एंग्जायटी के पीरियड से हम अभी-अभी निकले थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी और को कोई स्ट्रेस हो या एंग्जायटी हो। सो आई जस्ट केप्ट इट टू माई सेल्फ। और 2-3-4 जब जब मैंने जब ये महाराज को ऐसे ही बोला कि ये क्या है, उसके 2-3-4 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो दर्द अब नहीं है मुझे। सो महाराज का शुक्राना किया और मैं भूल गई। उसके 1 हफ्ते के करीब बाद, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, गुरुजी माफ़ करें, एक आंटी का मुझे कॉल आया कि आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने संगत जी बोला कि कोई लंप है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कोई बॉयल है, कोई चोट है, कोई वुंड है ऑन द लेफ्ट साइड? आई सेड नहीं। फिर संगत जी उन्होंने वो सारे सिम्पटम लिस्ट करे जो मैंने फ़ील किए थे। दर्द, हाथ का ना लगना, उन्होंने एक-एक चीज़ बताई। तो आई टोल्ड हर कि मैंने ये सारे सिम्पटम फेस किए हैं, लेकिन मेरे को जो आप डिज़ीज़ कह रहे हो इनमें से कुछ नहीं है। तो उन्होंने मैसेज दिया महाराज का कि महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी था उन्होंने उस ही इज़ टेकन केयर ऑफ इट, लेकिन आप इस पे चेक रखना, अपना चेकअप रखना। सो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी महाराज ने, भेजी आंटी के थ्रू। महाराज का शुक्राना किया और रोते हुए महाराज से कहा कि महाराज आप नज़र रख रहे हो तो मुझे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई चेक नहीं रख रही क्योंकि आपने चेक रखा है। और मैं इस बात को भूल गई संगत जी। 4 साल निकल गए। 2024 दिवाली के आसपास की बात है। मैं सो रही थी। सोते-सोते इतनी तेज़ दर्द हुई जैसे कोई एक तेज़ नाइफ के जैसे कोई अंदर पियर्स करता है ना आपको, वैसी दर्द हुई और उसी स्पॉट पे दर्द हुई। इतनी ज़ोर से हुई कि मेरी नींद खुल गई। और मैंने उस पॉइंट को रब करते हुए, महाराज का स्वरूप है रूम में, महाराज की को देखते हुए कहा, महाराज हार्ट अटैक दे रहे हो क्या? और 2 मिनट उसको रब किया, वो पेन बंद हो गई, मैं वापस जाके सो गई। 2 दिन के बाद वैसे ही सेम पेन फिर से हुआ, जैसे कोई चाकू से खूब अंदर तक घुसाने की कोशिश कर रहा है, काट रहा है। और मैं फिर उठी एंड महाराज के स्वरूप को देखा, चेस्ट रब कर रही थी और महाराज को बोला, महाराज सच्ची में कार्डियोलॉजिस्ट के जाना है क्या? बोला, पेन रब किया, पेन बंद हो गई, मैं भूल गई और मैं वापस सो गई। उसके 3 दिन के बाद एक संगत आंटी ने मुझे सुबह 6:30 बजे कॉल किया। वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तब बात करती हैं जब कोई महाराज का मैसेज या विज़न होता है। तो सुबह के टाइम पे नॉर्मली मैं कॉल नहीं लेती इफ आई एम इन द मंदिर और इफ आई एम सिटिंग विद गुरुजी। बट सिंस उन आंटी का नंबर था तो मैंने कॉल उठाया क्योंकि मुझे पता था कि महाराज का ही कुछ मैसेज होगा। उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संगत जी, उसके बाद उन्होंने कहा, आंटी मैं आपको सॉरी, महाराज का मैसेज देने में लेट हूँ। 3 दिन पहले महाराज ने विज़न दिखाया था, लेकिन मैं आपको 3 दिन बाद फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि ये दवाई से रिलेटेड था और आपका बर्थडे था और करवा चौथ था, तो मुझे लगा कि त्योहार निकल जाए उसके बाद आपको बताऊँगी। तो ऑब्वियसली मैं सुन रही थी। तो उन्होंने कहा, महाराज ने दवाई के खूब सारे पत्ते देते हुए मुझे कहा कि ये मेरा नाम लेकर कि ये सीमा आंटी को दे दो, उनको दे दो। तो उन्होंने कहा दवाई से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया, और सपने में महाराज ने मुझे उस दवाई का नाम क्लियरली बताया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। कुछ टी से था और एनेक्स था। तो उन्होंने कहा पर आप अपना ख़्याल रखना। और तो मैं तो आई वाज़ वेरी हैप्पी और मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप चिंता ही क्यों कर रहे हो मेरी हेल्थ की? जब महाराज ने दवाई दे दी तो इसका मतलब जो भी है वो ठीक हो गया होगा। और उन दिनों में संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी कि मैं बहुत थकावट महसूस करती थी। हर वक़्त मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं थकी हुई हूँ। चाहे सुबह उठूँ, चाहे शाम हो, ऐसे लगता था जैसे आई एम वेरी टायर्ड ऑल द टाइम। तो मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा मैं आजकल बहुत थकी-थकी रहती हूँ ना, तो आई एम श्योर महाराज ने कोई मल्टीविटामिन दिए हैं मुझे सपने में।
तो उन आंटी ने कहा ठीक है। तो मैंने उन आंटी की बात को माना, सुना, थैंक यू किया, गुरुजी का थैंक यू किया, और अपना जो भी मैं कर रही थी मैं अपने रूटीन में लग गई। तो महाराज ने एक नाम दिया मेरे माइंड में, मेरी दोस्त का नाम था, कि उससे बात करो और उससे दवाई का नाम पूछो कि उसकी कोई दवाई है क्या, टी से और एनएक्स से। तो मैंने थोड़े टाइम जाने दिया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। थोड़े टाइम के बाद मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कोई दवाई है जो जिसका नाम ऐसे है। और मैं मल्टीविटामिन पे इतना मेरा दिमाग स्टक था कि उसके आगे मैं सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थकावट महसूस कर रही हूँ, महाराज कुछ मल्टीविटामिन दे रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आपका कोई मल्टीविटामिन भी है तो भी उसका नाम मुझे बता दो। उन आंटी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, सर्जरी होके चुका था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने कहा मेरी मेन जो मैं ओरल कीमो की मेडिसिन खा रही हूँ उसका नाम है टाइनेक्स। सो वो मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि मुझे 4 साल पहले महाराज ने कहा था चेक रखने के लिए। तो मैंने उनको थैंक यू किया, उन आंटी को, और महाराज के रूम में आके उनकी गद्दी के पास मैंने उनको कहा महाराज थैंक यू, मैं जानती हूँ आप, ये रिमाइंडर है आपका मेरे लिए कि मेरे को चेक रखना है, मैं चेक रखूंगी। लेकिन महाराज दिवाली है, अभी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर कुछ निकला तो सबका दिवाली का त्योहार खराब हो जाएगा। दिवाली निकल जाने देते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करा लूंगी। मैं जानती हूँ आप चाहते हो कि मैं टेस्ट कराऊं, मैं करा लूंगी, पर दिवाली के बाद कराऊंगी। ये बात मैंने महाराज को कही, उनका थैंक यू किया और यही कहा कि महाराज कैंसर है तो भी आपकी जिम्मेदारी, नहीं है तो भी आपका शुक्राना। और संगत जी, इतना सुनने के बाद, इतना काम, इतना ठहराव अगर आपके पास है तो वो मेरी बढ़ाई नहीं है, वो मेरे महाराज की कृपा है। उन्हीं की वजह से ये ठहराव, ये काम आता है कि हम एंग्जाइटी नहीं होती, हम घबराहट नहीं होती, क्योंकि पता है वो बैठे हैं, हाथ पकड़ा है, वो ही पार लगाएंगे और वो पार लगा रहे हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा संगत जी। तो थोड़े दिन निकल गए, दिवाली आने वाली थी। एक आंटी हैं, गुरु महाराज की संगत हैं, वो मेरे लिए माँ, बड़ी बहन, दोस्त, सब रोल्ड इनटू वन है। मैं उनके साथ एक और संगत के यहाँ दिवाली के लंच के लिए जा रही थी, तो उन्होंने गाड़ी में बैठते ही मुझसे पूछा तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने 2 बार पूछा, मैंने कहा हाँ जी। जब उन्होंने तीसरी बार पूछा तो फिर मैं उनसे झूठ नहीं कह सकी, क्योंकि महाराज कहते हैं मैं 3 बार पूछता हूँ। तो मुझे लगा कि महाराज इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 बार पूछ रही हैं आंटी। तो मैंने उनसे वो आंटी का ड्रीम शेयर किया। तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई कि तुम बुद्धू हो, कि कैंसर में एक एक दिन मैटर करता है और तुमने ऑलरेडी 7-8 दिन वेस्ट कर दिए हैं, इट इज़ नॉट नीडेड। तो तुम टेस्ट बुक कराओ, तुम घर पे नहीं बताना चाहती किसी को तो मत बताओ, टेस्ट करा लो, कुछ नहीं निकला तो बताने की जरूरत ही नहीं निकले पड़ेगी, निकला तो बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने फोर्स किया, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही अपना टेस्ट बुक किया संगत जी, और हम लंच पे चले गए। लंच करके वापस आए, वापस आके मैं महाराज के लिए चाय बना रही थी। अगेन किचन में थी, महाराज का स्वरूप है किचन में भी। तो महाराज को देखते देखते कहा महाराज मैंने टेस्ट तो बुक करा लिया है, पर मेरा मन नहीं है कराने का, मैं दिवाली के बाद ही कराना चाहती हूँ। संगत जी, ये थॉट, ये सेंटेंस मेरे माइंड में खत्म हुआ और मेरे फोन पे महाजन इमेजिंग से कॉल आ रहा था, विच इज ऐसा क- कभी होता ही नहीं है। उनका कॉल आ रहा था और कॉल मैंने जब लिया तो उन्होंने क्या पूछा मुझसे, आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना चाहते हो? आई सेड हाँ जी। अब मैंने वो अपॉइंटमेंट दिवाली के अगले दिन, विश्वकर्मा डे होता है, मैंने कहा सबकी छुट्टी होगी, उसके अगले दिन की मैंने अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर ली। एज लक वुड हैव इट, उस साल दिवाली का कंफ्यूजन हुआ। दिवाली 2 दिन हुई, तो जो दिन मेरे को लगा था कि विश्वकर्मा खत्म हो जाएगा, अगले दिन सब ऑफिस जाएंगे, वो डे भी छुट्टी थी, सब घर थे। तो बच्चे इंसिस्ट करने लग गए, मेरे सन इन लॉ और डॉटर, कि
मूवी के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, सबको पता है मैं तो मूवी वगैरह जाऊंगी नहीं, तो हस्बैंड और बेटा भी उनके साथ चले जाएंगे, तो मेरे को किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, मैं चुपचाप जाके पीछे से टेस्ट करा लूंगी। बट हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि तुम चलो मूवी के लिए। तो मैंने मना करने पर उन थोड़ा गुस्सा होने लगे कि तुम संन्यास ले लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो मैं चाहती नहीं थी कि गुस्सा हूँ, क्योंकि त्योहार के दिनों में घर पे शांति ही अच्छी होती है। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को महाराज का मैसेज है और मैंने टेस्ट बुक कराया हुआ है। तो हमने बच्चों को बोला कि हम कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं। महाराज मेड श्योर कि अंकल मेरे साथ जाएं टेस्ट के लिए, मैं अकेले नहीं जाऊं। तो अंकल और मैं दोनों टेस्ट के लिए गए। टेस्ट करा रही थी तो मेमोग्राफी के बाद उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने, संगत जी, मुझे बोला कि आप अपनी पुरानी रिपोर्ट दे दो। मैंने कहा मेरी कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये मैं पहली बार टेस्ट करा रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी टेस्ट नहीं कराया है। संगत जी, वो होते ही डॉक्टर ने कहा कि आपके अल्ट्रासाउंड में स्कार आ रहा है। तो ये स्कार कैसे है? आपने कुछ तो टेस्ट कराया होगा, कुछ प्रोसीजर कराया होगा पहले, जिसकी वजह से ये स्कार है। वो मेरे महाराज ने प्रोसीजर किया था, वो 2 नाइट्स, जब मेरे को लगा कि कुछ पियर्सिंग पेन है। मैं डॉक्टर को क्या बोलती संगत जी? मैंने बोला मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, ये पहली बार टेस्ट है। उन्होंने कहा अभी बिल्कुल सब ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स आर गुड, पर स्कार है तो मैं पुरानी रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना चाहती थी। मेरे पास तो कोई पुरानी रिपोर्ट थी ही नहीं, सिर्फ महाराज की ब्लेसिंग, और कुछ नहीं। 2024 2020 से शुरू हुई ये जर्नी, इस महाराज कैंसर से और मेरी चेस्ट की पेन से रिलेटेड महाराज की ब्लेसिंग। 2024 में महाराज ने बताया कि उन्होंने, वो आज भी 4 साल बाद भी मेरे साथ हैं, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। एंड दैट वाज नॉट द एंड संगत जी। 2025 अगेन दिवाली टाइम, महाराज ने दिखाया कि बड़ा मंदिर है, एक रेस प्लेटफॉर्म पे महाराज हैं और बहुत सारी संगत है, हॉल पूरा भरा हुआ है, मैं भी हूँ, और महाराज किसी को लोटा दे रहे हैं। महाराज के हाथ पे लोटा है और महाराज आगे संगत के पास कर रहे हैं। और मैं विजन में, उस ड्रीम में ये सोच रही हूँ कि महाराज किसी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दे रहे, मेरी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, किसी संगत को महाराज लोटा दे रहे हैं। फिर देखा कि वो संगत ने, किसी ने लोटा नहीं लिया, महाराज ने अपना हाथ दोबारा आगे किया। और मैं मन में सोच रही हूँ कैसी बेवकूफ संगत है, महाराज लोटा दे रहे हैं, ले क्यों नहीं रहे, महाराज को दोबारा हाथ आगे करना पड़ रहा है। लिटिल डिड आई रियलाइज कि वो बेवकूफ मैं हूँ। महाराज ने तीसरी बार हाथ आगे किया और महाराज का हाथ एकदम मेरे फेस के पास, चेस्ट के पास, उस पे लोटा था। और मैंने वो ड्रीम में लोटा महाराज से लिया और थैंक यू किया। वो मेरे लिए इंडिकेशन थी कि अब मुझे लोटा जाके ब्लेस कराना है और यूज करना है। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो 2024 से 2025 तक महाराज के सत्संग, महाराज की ब्लेसिंग, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, फॉर बीइंग इन माय लाइफ, फॉर लेटिंग मी नो कि आप हो, मैं आपके पास बैठ पाती हूँ, आपका नाम जप लेते हैं। बहुत शुक्राना है महाराज, सिर्फ आपकी दया है। महाराज की कृपा का कोई अंत नहीं है। बहुत सत्संग है, पर महाराज कहते हैं शॉर्ट में। तो आज के लिए वाणी यहीं, आगे जब कभी करण अंकल बोलेंगे महाराज की महिमा गाने के लिए हमेशा हाजिर। थैंक यू गुरुजी। पाठ करते वक्त, ये बात बोलते वक्त, सत्संग सुनाते वक्त कोई भी भूल चूक हुई हो महाराज तो माफ कर देना। हाथ जोड़ कर माफी महाराज। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू। और फिर आज का बहुत बहुत शुक्रिया ना।